पर एग्जिट पोल। यूपी में किसकी बनेगी सरकार? त्रिशंकु होगी यूपी विधानसभा या किसी पार्टी को मिलेगा बहुमत? टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 का एग्जिट पोल। जी हाँ, यह है न्यूज 24 का एग्जिट पोल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में किसकी बनने वाली है सरकार, यह पता लगेगा 6 मार्च को। लेकिन वोटर का मन हमने टटोला है, वो आंकड़े आपको लगातार न्यूज 24 पर दिखाएंगे और बहस भी होगी इन आंकड़ों पर। क्या कहते हैं सभी राजनीतिक दलों के नेता? उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, एक बार फिर से आपको दिखाएंगे और बहस करेंगे। हमारे साथ राजीव राय जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और कांग्रेस की तरफ से शकील अहमद भी जुड़ गए हैं। उन दोनों से भी बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। लेकिन एक बार फिर से आंकड़े आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल 2012 विधानसभा चुनाव का क्या कहता है, ये देखिए। ये आंकड़े आपके सामने हैं। बीएसपी की सरकार इस बार बनना नामुमकिन लग रहा है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। ये एग्जिट पोल सर्वे है, नतीजे नहीं है। एक बार फिर आपको बता दें, नतीजे 6 मार्च को आने हैं। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, बल्कि 185 सीटों के साथ बहुमत के बहुत करीब पहुंच रही है। ये टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है जो न्यूज 24 के साथ मिलकर किया गया है। 185 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने से सिर्फ 17 सीटें दूर। पहली प्रतिक्रिया आपकी ले लूं मैं जल्दी से, राजीव राय जी। जहां तक हमारा मानना, देखिए चुनाव तो मतलब वोटिंग खत्म हो गया और वोट के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो हम लोग का आकलन है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। 200 से ऊपर, कम से कम 200 जो हम लोग ने अपना आकलन किया है 403 सीटों पर, उसमें हमको पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। चलिए, शकील अहमद जी, आपने सुना होगा, मुझे पता नहीं आप ये आंकड़े देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं न्यूज 24 पर, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, ये जो आंकड़े हैं इस एग्जिट पोल के, इस सर्वे के, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी को 185 सीटें मिल रही हैं। प्लस माइनस 18 सीटें हैं, मानक को मेंशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, प्लस माइनस 18 सीटों का स्कोप इसमें है। लेकिन 185, ऐसा लगता है आपकी भी जरूरत नहीं रहेगी, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी को? नहीं, हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि हम लोग समर्थन नहीं देंगे। अगर किसी को बहुमत नहीं आता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ये कांग्रेस का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। आज तो पोलिंग खत्म हो गई है, पोलिंग के बाद भी हम लोगों को कहना है कि ये मंशा हम लोगों की नहीं है कि किसी को समर्थन दे देंगे। लेकिन हमको इस ओपिनियन पोल पे हमको विश्वास नहीं है। पहले भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो हुए हैं वो उनमें दोनों में विरोधाभास रहा है, दोनों डिफर करते रहे हैं। मगर अब तो पोलिंग खत्म हुई, जो जनता का फैसला होगा 6 तारीख को, वो सबों को मानना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल मानना पड़ेगा, सही कह रहे हैं। और हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि ये सर्वे है, ये एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है। और मैं दर्शकों को बता दें, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महासचिव, यूपी के प्रभारी, उन्होंने एक बयान भी दिया कि ये जो सर्वे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे हैं, इनको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। ये भी दिग्विजय सिंह ने कहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सर्वे है। लेकिन शकील साहब, इसी सर्वे के नतीजों पे ही अगर बात करें, ये मानते हुए कि ये नतीजे नहीं है, तो कांग्रेस को 55 सीटें प्लस माइनस 15, बीजेपी को 55 सीटें प्लस माइनस 15। अगर एवरेज आउट करें तो 55 सीटें बीजेपी और कांग्रेस एक साथ दिख रही है। इसका मतलब जो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है कि तीसरे और चौथे नंबर पर कौन पार्टी रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो उसी डायरेक्शन में नतीजे दिख रहे हैं। देखिए, आपका जो एग्जिट पोल बता रहा है वो बता रहा है कि दोनों बराबर हैं, 55 है प्लस माइनस, यानी दोनों में से कोई 70 भी हो सकता है और दोनों में से कोई 40 पर भी आ सकता है। जी जी, तो स्वाभाविक रूप से ये आपके एग्जिट पोल हैं, क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल हुई है ये आप बता सकते हैं। लेकिन हमारा विश्वास अभी भी इन सर्वेस पे नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। हम 100 के लपेट में आना चाहिए हमको, जो हम लोगों का आंकड़ा दिग्विजय सिंह जी ने कल भी कहा था कि हम 100-125 के आसपास रहेंगे, ये हम ऐसा समझते हैं। लेकिन अगर अब जनता भाई, ने अपना फैसला दे दिया है, 6 तारीख को जो जनता फैसला सुनाएगी वो सबों को स्वीकार करना चाहिए। शकील साहब, लेकिन शकील साहब, दिग्विजय सिंह ने कल 120 कहा, आज आप उससे 20 कम करके बोल रहे हैं। उससे पहले पूर्ण बहुमत कह रहे थे, ये 100 तक कैसे आ गए? नहीं, 120 दिग्विजय सिंह जी वहां रहे हैं, हमसे ज्यादा जानकारी है, वहां के प्रभारी हैं, वहां उन्होंने लगातार काम किया है। हम लोग 3 बार 4 बार जाके कभी गाड़ी से कभी हेलीकॉप्टर से प्रचार करके आए हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी इंचार्ज हैं, दिग्विजय सिंह जी वहां रहे हैं, उन्होंने काम किया है, उनकी बात मुझसे ज्यादा ऑथेंटिक होगी, ये बात सही है।
लेकिन हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 100-125 के लपेट में। उन्होंने कल भी कहा था कि रियलिस्टिक होइएगा तो 100-125 के लपेट में हम आएंगे। अच्छा चलिए, एक सवाल मैं इससे पहले कि स्टूडियो में बाकी मेहमानों से बात करूं, एक सवाल और उठता है शकील साहब। अगर ये नतीजे हो गए, मैं अगर कह रहा हूं और आप इसको हाइपोथेटिकल मान सकते हैं, अगर नतीजे ऐसे ही हुए तो अभी कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया और कांग्रेस नेताओं ने कि अगर नतीजे ऐसे ही आए तो कहेंगे कि राहुल गांधी का कोई दोष नहीं, दिग्विजय सिंह निकलकर 6 तारीख को जिम्मेवारी ले लेंगे, कहेंगे मेरा फेल्योर है। लेकिन ये तो कहने की बातें हैं, अगर नतीजे ऐसे ही आए तो 4 साल से राहुल गांधी वहां मेहनत कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे आए, तो माना नहीं जाएगा कि राहुल गांधी ने जो जमीन तैयार करने की कोशिश की वो उसमें नाकाम रहे? शकील साहब देखिए, राहुल गांधी जी न वहां के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के और न वहां के अध्यक्ष हैं। अगर आप कोई काम करने का फैसला करते हैं और कोई आदमी आके आपको मदद करता है उसमें, अगर सफलता हो गई तो आप उनको धन्यवाद जरूर देते हैं। अगर आप अपने काम में सफल नहीं हुए तो अपनी असफलता स्वीकार करने के बजाय जो मदद करने आपको आया है उसकी असफलता बताने लगिए, तो ये कहां तक न्याय संगत है? आप ये बताइए, अगर ये आंकड़े भी सही हैं तब। लेकिन इसकी बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी वहां कोई प्रभारी नहीं है, वो गए थे मदद करने। चलिए मान लेते हैं, शकील साहब मान लेते हैं, मान लेते हैं, बहुत स्वाभाविक है, कांग्रेस की बात कर रहा है। मान लेते हैं, बहुत स्वाभाविक है। कोई भी राहुल गांधी को कांग्रेस का नेता इस हार के लिए, अगर यह हार होती है, जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सिद्धार्थ जी। आपको जल्दी से बता दूं कि एग्जिट पोल जो टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 ने किया है उसमें समाजवादी पार्टी को 403 में से 185 सीटें मिल रही हैं +-18, बीएसपी को 85 मिल रही हैं +-15 और बीजेपी और कांग्रेस को 55 सीटें मिल रही हैं इस एग्जिट पोल, इस सर्वे के हिसाब से +-15। आपकी पहली प्रतिक्रिया सिद्धार्थ जी? देखिए, मैंने अभी आपके चैनल पे आने के पहले कुछ चैनल और देखे और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया हूं कि कहां कोई चैनल तो हमें भी बता रहा है कि 100 आ रहे हैं, आप बता रहे हैं 50-55, एक चैनल बता रहा है कि 120-130 है समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। तो इसलिए ये सर्वे जो होता है वो सबका अधिकार क्षेत्र है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करता है। कुछ कहते हैं साइंटिफिक, मगर वो एक सैंपल के बेसिस में होता है। मगर आपके चैनल पे आए उस आपके सर्वे के आधार पे बहस करने, तो इसलिए मैं उसी पे अपनी टिप्पणियां करूंगा। देखिए, 2-3 चीजें मेरे सामने जो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमें ध्यान देना चाहिए। ये वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश में एक माहौल था एंटी इनकम्बेंसी का कि मायावती जी ने कुछ किया नहीं, और एंटी इनकम्बेंसी इस बात की थी कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इसकी नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी थी कि मायावती बगल के जो राज्य हैं, बिहार या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की तुलना में वहां विकास जो देश भर में हो रहा है वो हो नहीं रहा है। अब उसको आप विकास की धारा में कहीं कहा जाए एंटी इनकम्बेंसी है, और उसके लिए कोई और पार्टी जो सामने खड़ी है आपके आधार पे, आपके सर्वे के आधार पे, वो समाजवादी पार्टी बनती है। मगर कोई अंधे से आपके आधार पर क्या बनती है कि भाई समाजवादी पार्टी जी, थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं आपके आधार पर अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है, अगर मायावती के खिलाफ गुस्सा है, तो उस गुस्से का प्रतीक या उस गुस्से का फायदा किस एक पार्टी को मिलेगा? क्या बीजेपी को मानते हैं नंबर 1 जो एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा? आपका आकलन आपके हिसाब से? जहां तक कि नहीं, मैं देखिए इसको आप थोड़ा सा इसको आप बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चीज चल रही है। एक तो जो युवा है वहां का वो चाहता है कि विकास हो। बहुत देर तक कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा रह चुका है, तुलना जो करता है ईर्ष्या के साथ करता है बिहार की, कि बिहार हमसे आगे निकल गया। मगर आज भी उत्तर प्रदेश जातियों के आधार पे फंसा हुआ है, पूर्ण रूप से निकल नहीं पाया है, और उसका जो है इसलिए विकास और जाति के आधार में वो खींचातानी अभी भी है। और दोनों को मैं लेके जब चलता हूं तो जब विकास की धारा की बात होती है तो बीजेपी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश बगल में लगा है, वो एक उदाहरण के रूप में आता है। और जाति की बात करते हैं तो जो MY फैक्टर मुलायम सिंह का रहा है, हमेशा जब रहा है, तो वो MY फैक्टर जब चरम सीमा पे था तो 140 के ऊपर नहीं पहुंचे थे। तो इसलिए मैं आपके जो सर्वे है उसके काउंटर में आपसे मैं ये आपको वो दे रहा हूं, आर्गुमेंट दे रहा हूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ा सवाल है, अब जाति की विकास की बात जरूर कर रहे हैं,
कोशिश बीजेपी ने भी अपने तय की कि कुशवाहा को इसलिए लाए ताकि बुंदेलखंड और बाकी इलाकों में कुशवाहा का फायदा हो। कोशिश ये की गई कि उमा भारती को लाया जाए मध्य प्रदेश से ताकि चरखारी में वो चुनाव लड़े, लेकिन फायदा बाकी 20, 25, 30 सीटों पर भी हो। कोशिशें हर पार्टी करती है। अब सवाल उठता है कि अगर नतीजे आते हैं और वो नतीजे बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं आते हैं, इसका मतलब बीजेपी की सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह गई, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। हम उस पर बात करेंगे सिद्धार्थ जी, लेकिन एक बार आनंद, हाँ चलिए आप कुछ बोल रहे हैं सिद्धार्थ जी, बोलिए। आप अपने सर्वे को कहीं ब्रह्मांड मान रहे हैं तो फिर कोई बहस करने का फायदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल। मैं बार बार दर्शकों को यही बता रहा हूं कि ये सर्वे है, ये नतीजा नहीं है सिद्धार्थ जी। जाति की बात करी जा रही है उत्तर प्रदेश, मैंने तो आपको कहा कि जाति और विकास के बीच में खींचातानी है उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो आपको रणनीति क्या, मैंने आपको सीधा आपके प्रश्न का जवाब भी दिया जी। चलिए फैक्टर नहीं सिद्धार्थ जी, बात यह है कि एग्जिट पोल या सर्वे जो है, ये चुनाव बाद सर्वे जिसे कहते हैं, इसमें फैक्टर चाहे जो भी रहा हो, इसके हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस तीसरे और चौथे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। एक बार फिर से वही बात साबित हो रही है जो ओपिनियन पोल्स में आ रही थी और सभी के सभी विश्लेषक भी कह रहे थे। आपके पास लौटेंगे राजीव जी। 185 सीटें अगर आपको मिलती हैं प्लस माइनस 17, सरकार कैसे बनाएंगे? 202 चाहिए, 185 के बाद भी 15 से 20-25 सीटें हो सकता है आपको और चाहिए, कैसे बनाएंगे सरकार? लेकिन इसी में एक सवाल और जोड़ रहा हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज 3 घंटे के अंदर मुलायम सिंह यादव के 2 भाइयों के बयान को भी देख लीजिए। शिवपाल यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और रामगोपाल यादव ने कहा, जो हमने दर्शकों को दिखाया, हमारे चैनल पर भी कहा कि अखिलेश यादव का हक बनता है। अखिलेश यादव ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया, इसलिए अखिलेश को बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कुनबे में ही संघर्ष अभी होने वाला है कि अगर सरकार बनाने की स्थिति में आए तो मुख्यमंत्री कौन? नहीं, कोई चाचा भतीजा, एक चाचा भतीजा एक तरफ है, एक चाचा एक अलग। कोई संघर्ष की गुंजाइश नहीं है। ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने सही बोला कि अखिलेश यादव जी ने फ्रंट से लीड किया है। उन्होंने ये सही बोला कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और अगर अपनी नहीं देखिए, अगर देखिए पार्टी की सरकार बन रही है, एक बात निश्चित है, मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का होगा, ये भी निश्चित है। अब सवाल ये है कि अगर मुझे इतना भी हक ना हो कि मैं अपनी चॉइस बोल सकूं, तो फिर हम किस बात की बात करते हैं? ये बताइए कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के 2 भाई, रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को बनना चाहिए, शिवपाल यादव ने कहा मुलायम सिंह को बनना चाहिए। दोनों में से कौन सही कौन गलत? बनेगा तो एक, कुर्सी एक है। 2 दिन बाद मुलायम सिंह के जिन 2 भाइयों की बात कर रहे हैं, वो लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, विधायक सब चुनकर 6 तारीख को, इस बात 7 तारीख तक आपको इस बात का जवाब दे देंगे। 2-3 दिन और सब्र कर लीजिए। राजीव जी, आपने अभी तक बताया नहीं, वो 15, 20, 25 सीटें कहां से लाएंगे? हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात, मान लीजिए किसी भी कीमत पर शकील भाई की और कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पहले से बोलते आ रहे हैं, आपके चैनल में भी बोल कर गए हैं और आज भी उस बात को दोहरा रहे हैं। इस बात के लिए कम से कम आज, कल बोल रहे हैं कि कल दिग्विजय सिंह जी ने बोला था, आज मैं बीजेपी के नेता के बयान दूसरे चैनल में सुनकर आ रहा हूं। कम से कम इन दोनों लोगों ने अपनी हार मान ली। आज ही सही बात है, किसी भी कीमत पर इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। आपकी नजर शायद इन अदर्स पे रहेगी जो अपनी स्क्रीन पर भी हम दिखा, कोई भी हो, जिनकी बात आप लोग चुनाव के पहले चरण से या उससे भी पहले अगर मैं कहूं कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, वो लोग हम समर्थन नहीं देंगे, न लेंगे, न कोई पूछने जा रहा था, न बोलने जा रहा था, न मांगने जा रहा था। तो उनका एरोगेंस उनको ले डूबा। चलिए आनंद प्रधान जी, अगर ये तस्वीर होती है, अगर बीजेपी और कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर रहती है, मैं फिर दोनों नेताओं से कह दूं कि ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल का सर्वे है, हो सकता है गलत हो, लेकिन चूंकि सर्वे है इसलिए हम सर्वे पर ही बात करें। आनंद प्रधान जी, अगर ये इसी तरह से कन्वर्ट होते हैं तो क्या माना जाए, क्या गलती हुई? क्या कांग्रेस का कोई एक चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं होना वो नुकसानदेह रहा? क्या बीजेपी का कोई एक चेहरा नहीं होना वो नुकसानदेह रहा? या कहीं न कहीं स्ट्रेटजी में कमी रही कि मुलायम सिंह यादव का पोलराइजेशन उनके पक्ष में ज्यादा हुआ, ये दोनों पार्टियां तमाम जोर लगाकर कुछ नहीं कर पाई? देखिए, एक बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो उत्तर प्रदेश में ये जो 2012 के चुनाव हो रहे हैं, इसकी तैयारी बहुत दिनों से हो रही थी। वहां का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है जो लगातार सड़कों पर लड़ रही थी। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी उस तरह से संघर्ष में नहीं दिखाई पड़ रही थी। कांग्रेस के साथ तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पर मायावती सरकार के कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के आरोपों पर जब भी लड़ाई में हुआ तो राहुल गांधी को उतरना पड़ा। कांग्रेस के कोई नेता या कार्यकर्ता या संगठन नहीं है जो उस आंदोलन को आगे ले जाता और लोगों को मोबिलाइज करके गोलबंद करता। पॉलिटिक्स में जब हम देखते हैं कि आज जो नतीजे आ रहे हैं वो एक दिन के कारण से नहीं है, पिछले 2-3 वर्षों से जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी उसी का कंक्लूजन आज हम देख रहे हैं। तो जनता ये देखती है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये तय ही नहीं कर पा रही थी कि उसका